वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड चेन ऑफ द वर्ल्ड, 120 कंट्रीज में 39,000 आउटलेट्स, हर सेकेंड में 75 बर्गर्स खिलाता है और पूरे साल भर में 2 बिलियन बर्गर खिलाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लेजेंडरी कंपनी मैकडोनल्ड्स। कैसे बनी इतनी बड़ी कंपनी, क्या है उसकी रियलिटी, उसके सक्सेस का फॉर्मूला, आइए जानते हैं। मैकडोनल्ड्स के रियल हीरोज तो कोई और थे, मगर हीरो बनाया और दिखाया किसी और को गया। मैकडोनल्ड शुरू किया था 2 भाइयों ने, रिचर्ड मैकडोनल्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड, बट उसे बाद में खरीदा रेक रॉक ने और फिर मैकडोनल्ड्स को इस ऊंचाई पे पहुंचा दिया। रेक रॉक का बचपन नॉर्मल नहीं था, पैसों की काफी कमी थी, उन्हें काफी परेशानी थी। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उन्होंने एम्बुलेंस चलाई, पेपर ग्लासेस बेची, घर घर जा करके, होटल जा करके अपनी मिल्क शेक बनाने की मशीन बेचा करते थे। ज्यादातर लोग उनके मिल्क शेक्स की मशीन 1 या 2 लेते थे, मगर इस कैलिफोर्निया के रेस्टोरेंट ने उनकी बहुत सारी मशीन एक साथ खरीदी। अब ये जान के उनमें क्यूरियोसिटी आई कि यार ये इतने सारे मशीन का करते क्या होंगे, तो वो निकल पड़े कैलिफोर्निया उस रेस्टोरेंट की तलाश में। वहां उस रेस्टोरेंट में जाके वो एकदम हैरान हो गए। एक छोटा सा रेस्टोरेंट जिसके बाहर इतनी सारी भीड़ थी, मगर वो भीड़ फटाफट खत्म होते जा रही थी। रेस्टोरेंट में क्लीनलीनेस थी और वो जो बेच रहे थे उसके टेस्ट में भी एक कंसिस्टेंसी थी। वो उस रेस्टोरेंट से बहुत इंप्रेस हो गए क्योंकि वो एकदम क्लीन था, सस्ता था और लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। और तब उन्हें समझ गया था कि अगर ये रेस्टोरेंट एक्सपैंड करेगा, देश विदेश में जाएगा, तो ये बहुत चलेगा क्योंकि ऐसे रेस्टोरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तब जाके उन्होंने उन 2 भाइयों के साथ बात करी और उनसे पूछा कि क्या मैं इनकी फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ। दोनों भाइयों का सिंपल सा जवाब था ना, क्योंकि वो एक्सपैंड करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। इनफैक्ट उनमें से एक भाई ने बोला कि अगर आपको इतना ही शौक है इस रेस्टोरेंट को बढ़ाने का, तो आप ये रेस्टोरेंट हमसे खरीद क्यों नहीं लेते। और रेक रॉक ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उस रेस्टोरेंट के मेजॉरिटी स्टेक्स खरीद लिए, रेस्टोरेंट को अपने नाम पे करते और अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो वो 2 भाई 25 आइटम्स बेचते थे, उन 25 आइटम्स को 5 आइटम्स किया, क्योंकि जब कम आइटम्स होते हैं तब आप फोकस कर पाते हो। ये वही आइटम थे जो लोगों को ज्यादातर चाहिए होते थे और ये वही आइटम थे जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन भी था। इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग प्रोडक्ट। उन्हें जल्दी समझ गया था हम बर्गर बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम बेचेंगे स्पीड, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी। ऐसे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बना जिससे रिपीटेबिलिटी आ सके, रिपीटेबिलिटी से स्केल आ गया और स्केल से ही तो पूरी हुई कस्टमर की नीड, जिससे पूरी हुई उनकी ग्रीड। देखो बात सिंपल है, उनके SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इतने सॉर्टेड थे कि कौन कहा कितना चीज, मेयोनीज, सॉस डालेगा, प्रोडक्ट का टेक्सचर कैसा होगा, प्रोडक्ट का साइज कैसे होगा, एकदम हर चीज लिखी हुई थी। और इसी के वजह से वो हर बार उसी क्वालिटी का, वही कंसिस्टेंसी वाला बर्गर बार बार दे पाते थे। और हमारे यहाँ ये बीजू भैया बर्गर बड़ा अच्छा बनाते हैं, मगर वो जब तक है तब तक ही वो बर्गर बनेगा। छोटू को तो काम सिखाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने किसी को काम सिखा दिया तो मेरा कंपटीशन बन जाएगा, साइड में एक और ठेला लगा देगा। बट इसी रीजन की वजह से वो स्केल नहीं कर पाता, वो स्केल नहीं कर पाता, कस्टमर की नीड नहीं होती, कस्टमर की नीड पूरी नहीं होती तो उसकी ग्रीड पूरी नहीं होती। अब इनको ज्यादा मैन पावर की कॉस्ट ही नहीं है। आप सोचोगे कि क्या ये एम्प्लॉयज के साथ चीटिंग करते हैं? नहीं नहीं, ये चीटिंग नहीं करते। उन्होंने सारे सिस्टम्स और प्रोसेस की एक मैनुअल तैयार कर दिए। अब कोई भी जूनियर लेवल का एम्प्लॉय भी जिसकी कॉस्ट एकदम कम है, वो आएगा, उस मैनुअल को पढ़ेगा और वैसे ही बर्गर बनाने में लग जाएगा, जिससे उनको सैलरीज कम देनी पड़ती है और उनका बिजनेस रहता है प्रॉफिटेबल। अब एम्प्लॉयज को सैलरी कम है तो वो रिस्पेक्ट पूरी देंगे। उनको अगर कोई नई चीज आ रही होगी तो पहले एम्प्लॉयज को टेस्ट करी जाएगी। उन्हें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज है, जैसे प्रोविडेंट फंड की, वो सारी फैसिलिटीज देंगे। उनकी ट्रेनिंग पे अच्छा इन्वेस्ट किया जाएगा। और इनकी अगली स्ट्रैटेजी, जैसा देश वैसा भेष, एम्प्लॉय लोकल, प्रोडक्ट लोकल, प्राइस लोकल। इनको समझ गया इनका मेन कंपटीशन है बीजू भैया जो अपने ठेले पे बर्गर बना के बेचते हैं। तो अब उनको कैसे उखाड़ा जाए, तो लोकल पीपल, लोकल लोगों को हायर किया, उनसे समझ लिया कि यहाँ क्या चलता है। लोकल प्रोडक्ट, वही क्वालिटी का बर्गर बनाते हैं जो यहाँ पे चलेगा। इंडिया में आलू डाल के लाया। क्या लगता है आपको पूरी दुनिया में बर्गर में आलू डलता होगा? लेकिन इंडिया में आलू डलता है क्योंकि इंडियंस को आलू पसंद है। और लोकल प्राइस, यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसलिए अपने एड्स में, हर एड में प्राइस दिखाते हैं, कितना 59, कितना 39, ऐसे प्राइस दिखा दिखा के अंदर बुलाते हैं। और ये स्ट्रैटेजी यूज करने से इनके लोकल कंपटीशन तो एकदम खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयज को इतनी ट्रेनिंग दे दी कि उनको एकदम सिखा दिया कि एड्स में हम दिखाएंगे सबसे सस्ता प्रोडक्ट, लेकिन जैसे ही कस्टमर अंदर आएगा उसको स्क्रीन पे सिर्फ महंगा प्रोडक्ट दिखेगा। अब वहां पे उस शाइनेस के कारण वो महंगा ऑर्डर कर देगा। इसको बोलते हैं अप सेलिंग। और क्रॉस सेलिंग करते हैं, आप कुछ भी ले लो इनसे,
वहां पे पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। अब ऐसा पूछने से 1/3 लोग हाँ बोल देते हैं, दैट मींस उनका 1/3 रेवेन्यू तो ऐसे ही बढ़ जाता है। यही अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग की स्ट्रेटेजी उन्हें रेवेन्यू बढ़ाने में बहुत मदद करती है। बट असली गेम चेंजर तो ये है, मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेच के नहीं कमाता है, वो बर्गर के बिजनेस में है ही नहीं, वो है प्रॉपर्टी बिजनेस में, रियल एस्टेट का काम करता है। अब अगर मैकडॉनल्ड्स की बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें मेजर सोर्स ऑफ इनकम है रेंट, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स जहां पर भी अपने आउटलेट खोलता है वो आउटलेट की जमीन वो खरीद लेता है और अपने फ्रेंचाइजी को वो रेंट पे दे देता है, यानी उसकी जो इनकम है वो अश्योर्ड हो जाती है। और अगर फ्रेंचाइजी को कमाना है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, ज्यादा से ज्यादा माल बेचो, जिससे फ्रेंचाइजी भी अपनी पूरी जान लगाता है प्रॉफिटेबल रहने के लिए। एंड दिस इज हाउ मैकडॉनल्ड्स और मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी दोनों ही पैसे बनाते हैं। ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।